Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, this video lesson is in continuation with the previous one which we have started about the discussion of the production function. Today, I will teach you about the concepts related to the productivity. बच्चों, ये वीडियो लेसन पिछले वीडियो लेसन की निरंतरता में है जिसमें हमने उत्पादन एवं उत्पादन फलन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उत्पादकता अर्थात प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रोडक्शन को हमने एक्सप्लेन कर लिया है पर हम थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर। प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट. Production creates utility. Very basic explanation of the concept of production is that it usually transforms all the inputs into output and it creates the essence of utility for the consumers and for human consumption or for anybody's consumption and use. Okay, so the essence of utility is always attached with the concept of production. उत्पादकता के साथ या उत्पादन के साथ उपयोगिता का जो कंसेप्ट है वो हमेशा सम्मिलित रहेगा और उत्पादन हमेशा जनरेट करता है या उत्पन्न करता है उपयोगिता को। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में हमने देखा है प्रोडक्शन फंक्शन इज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। ठीक है, फलनात्मक या तकनीकी जो संबंध स्थापित करते हैं भौतिक साधनों और भौतिक उत्पादन के मध्य। यहाँ पे Q जो है वो उत्पादन का स्तर है वो दिखा रहा है। फंक्शनल रिलेशनशिप देखो, Q इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। Q आउटपुट है, L लेबर है और K कैपिटल है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन का एक बेसिक वापस से रिवीजन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन भी हमने पढ़ा है, थोड़ा सा देखा था अभी लास्ट क्लास में। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन वेयर देयर आर सम फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है, सारे के सारे साधन क्या होंगे, स्थिर रहेंगे, लेकिन एक साधन परिवर्तनशील होगा। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन वेयर ऑल द फैक्टर्स आर इन वेरिएबल सप्लाई। ये कैसा है उत्पादन फलन, जहां पर सभी उत्पादन के साधन परिवर्तनशील हैं। अब हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो है उत्पादन के या हम कहें प्रोडक्ट, कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी के जो कंसेप्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है हमें समझने, तो आज हम उनको देखते हैं विस्तार से। द फर्स्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू द कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इज टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पादन, जिसे यूजुअली या बेसिकली हम कहते हैं टीपी। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट कुल उत्पादन से इसे समझते हैं हम। इसका डेफिनेशन देखते हैं अब। टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म विद द गिवन इनपुट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। देखो बच्चों, जैसे कि अभी हमने समझने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कुल उत्पादन क्या है, ये क्या होगा, इसे हम टोटल प्रोडक्ट भी कहते हैं और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं। टीपीपी, कुल भौतिक उत्पादन भी कहा जाता है। टीपी इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इस रूप में भी इसे हम समझ सकते हैं। देखो कैसे, किसी एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करने पर जितना उत्पादन होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। देखो, कुल उत्पादन जो कंसेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे है, देखो, किसी एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करने पर जितना उत्पादन होता है उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। तो इट इज द ओवरऑल प्रोडक्शन इन अ पीरियड ऑफ टाइम जब व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड, और जब सभी उत्पादन के साधनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ टीपी। टीपी का एक फॉर्मूला भी होगा, वो मैं आपको अगले टेबल में
उस पर एक्सप्लेन करूँगी, बट अगर हम यहीं पर देखें इसका, तो TP इज इक्वल्स टू समेशन MP, ये इसका फॉर्मूला होता है। TP इज इक्वल्स टू समेशन MP। MP क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट। विल सी इन द लेटेस्ट स्लाइड्स, उसे हम देखते हैं आगे। इन द शॉर्ट रन TP कैन बी इंक्रीज्ड बाय एम्प्लॉइंग मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अल्पकाल में कुल उत्पादन TP जो है कुल उत्पादन, उसमें वृद्धि की जा सकती है अगर हम बहुत सारे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करें। ठीक है। इन द लॉन्ग रन TP कैन बी इंक्रीज बाय एम्प्लॉइंग मोर ऑफ ऑल फैक्टर्स। दीर्घकाल में कुल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है जब सभी साधनों के मात्रा में या यूनिट्स में हम वृद्धि करें। ठीक है। तो अल्पकाल में तो किस में होगी, क्योंकि स्थिर साधन में तो परिवर्तन आप नहीं कर सकते, जो कांस्टेंट है फैक्टर्स उनमें तो चेंजेस आप नहीं ला सकते ना। वेरिएबल फैक्टर्स में आप चेंजेस लाकर TP को बढ़ा सकते हैं, और लॉन्ग रन में हम सारे फैक्टर्स में चेंजेस लाकर टोटल प्रोडक्टिविटी या TP को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हिंदी में परिभाषा में एक बार पुनः दोहराती हूँ, किसी एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करने पर जितना उत्पादन होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एक टैबुलर फॉर्म में कि कुल उत्पादकता को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यूनिट्स ऑफ लेबर लिए, श्रम की इकाइयाँ लिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहाँ पर साइड में हमने टोटल प्रोडक्ट को लिया है, कुल उत्पादन को। कुल उत्पादन 0, 4, 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28 ये मात्रा में वो बढ़ा है। जब 0 इकाइयाँ थी तो 0 था, जब श्रम की 1 इकाई आई तो कुल उत्पादन का स्तर 4 इकाइयों के बराबर था, 4 प्रोडक्शन था हमारा। 2 श्रम की इकाइयों का यूज़ किया गया तो 10, 3 श्रम की इकाइयों को इस्तेमाल किया गया तो 18, 4 पे 24, 5 पे 28, 6 पे 30, 7 पे फिर 30 और 8 पर 28। ठीक है, ये हमारी विभिन्न श्रम की इकाइयों पर कुल उत्पादकता के विभिन्न स्तर थे। ओके, ये हमने देख लिया इस टेबल से। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब हम इसका एक ग्राफ बनाना सीखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट कर्व कैसे बनेगा, कुल उत्पादन वक्र कैसे बनेगा। क्योंकि जब तक हमें कुल उत्पादन वक्र या औसत उत्पादन वक्र या सीमांत उत्पादन वक्र बनाने नहीं आएंगे, हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स अक्षांश पे हमने यूनिट्स ऑफ लेबर श्रम की इकाइयाँ ली है, वाई अक्षांश पे हमने कुल उत्पादकता को मापा है। टोटल प्रोडक्टिविटी इज बीइंग मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस एंड द यूनिट्स ऑफ लेबर आर बीइंग मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, इन सभी बिंदुओं को आप देखो, श्रम की इकाइयों को लेना और कुल उत्पादकता के बिंदुओं को लेना और उन्हें जोड़ जोड़ कर अगर आप बनाएंगे तो आपको एक टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व मिलेगा इस तरीके का, जो क्या होगा, शुरू में इंक्रीजिंग स्लोप का होगा, इंक्रीजिंग इसका ढाल होगा। ठीक है, धीरे धीरे ये अपने मैक्सिमम पर आएगा और फाइनली ये गिरने लगेगा। नेगेटिव तो नहीं, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होगी, वो मैं भी आपको जब इनकी रिलेशनशिप एक्सप्लेन करूंगी तब समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि TP स्टार्ट में, शुरुआत में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर TP घटती हुई दर से बढ़ता है, फिर TP मैक्सिमम पर आता है और फिर TP गिरने लगता है। 4 फेजेस आएंगे टोटल प्रोडक्शन में। It increases at an increasing rate, then it increases at a decreasing rate, then it reaches its maximum and then it starts falling. Okay? TP curve starts from the origin. कुल उत्पादन वक्र शून्य या ओरिजिन या मूल बिंदु से शुरू होता है। इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, शुरुआत में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है, देन इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, रीचेज अ मैक्सिमम, अपने अधिकतम या मैक्सिमम पर पहुंचता है और उसके बाद गिरने लगता है। ये देखिए, ये पूरा आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। TP curve starts from the origin, it increases at an increasing rate, then increases at a decreasing rate, reaches its maximum and after that it starts falling. तो ये आपको पूरा टोटल प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन है, उसकी डेफिनेशन, टेबुलर फॉर्म से एक्सप्लेनेशन एंड द ग्राफ। चलो अब हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं जो है एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पादन। कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसमें हम लेंगे औसत उत्पादन को। एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड
per unit of a variable factor during a specific time period. इसे हम सरल रूप में समझें, जब कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग देते हैं तो उसे औसत उत्पादन कहते हैं. AP is output per unit of the variable factor used in the process of production. देखो बच्चों, टोटल या सिंबॉलिकली हम इसे कहें TP डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. कुल उत्पादकता को जब हम भाग देंगे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से, TP डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. तो यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर हम लेबर को मान के चल रहे हैं, श्रम को मान के चल रहे हैं, तो AP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? TP डिवाइडेड बाय L. TPP क्यों लिया? क्योंकि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट हम दर्शा रहे हैं. तो क्या होगा? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर यूनिट. और बेसिकली कहूं तो AP इज इक्वल्स टू TP अपॉन L. AP इज इक्वल्स टू TP अपॉन L. ठीक है, AP इज इक्वल्स टू TP अपॉन L. ओके. कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट. अब इसमें हम वापस आ रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट का टैबुलर फॉर्म से हम इसको निकालेंगे. देखो, पिछले स्लाइड में हमने लेबर की इकाइयाँ ली थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल प्रोडक्ट की इकाइयाँ ली. अब हर एक TP की इकाई पर अगर आप श्रम की इकाई से भाग देंगे तो हमें AP मिलेगा. 4 डिवाइडेड बाय 1 4, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 18 डिवाइडेड बाय 3 6, 24 डिवाइडेड बाय 4 6, 28 डिवाइडेड बाय 5 5.6, 30 डिवाइडेड बाय 6 5, 30 डिवाइडेड बाय 7 4.3, 28 डिवाइडेड बाय 8 3.5. तो इस तरीके से प्रत्येक श्रम की इकाई पर अगर हम कुल उत्पादकता को श्रम की इकाइयों से या जो भी परिवर्तनशील साधन हम ले रहे हैं उपयोग में उसको भाग देंगे तो हमें औसत उत्पादन मिल जाएगा. ठीक है, इस तरीके से हमें AP को ज्ञात करना है. नेक्स्ट देखिए, अब AP का वक्र कैसे बनेगा. यही सारी चीजें, श्रम की इकाइयां आप x अक्षांश पे लेंगे और AP को हम y अक्षांश पर ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर देखिए, यूनिट्स ऑफ लेबर आर टेकन ऑन द x एक्सिस एंड द एवरेज प्रोडक्टिविटी इज बीइंग टेकन ऑन द y एक्सिस. ठीक है, ये कर्व, अब हमें AP वक्र मिला. देखो बच्चों ध्यान से, AP वक्र को, दिस इज योर एवरेज प्रोडक्टिविटी कर्व. इसके बारे में पढ़ते हैं हम. यहाँ पर देखो, TP कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीजेज एट एन डिक्रीजिंग रेट. सॉरी, यहाँ पे TP नहीं लिखना है, AP लिखना है. AP वक्र, थोड़ा सा मिस्टेक है ये. AP वक्र मूल बिंदु से शुरू होगा, शुरुआत में बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा. इंक्रीजेस एट एन डिक्रीज, सॉरी, शुरुआत में घटती हुई दर से बढ़ेगा. इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, रीचेज अ मैक्सिमम, अपने अधिकतम पर पहुंचकर फिर गिरने लगेगा. एज लॉन्ग एज TP इज पॉजिटिव, AP इज पॉजिटिव. जब तक TP धनात्मक है, औसत उत्पादन भी धनात्मक रहेगा, AP भी धनात्मक रहेगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता. और मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स में हम देखते हैं कि AP कभी भी ऋणात्मक नहीं होता. AP इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज द पर यूनिट प्रोडक्शन. प्रत्येक TP को अगर हम लेबर की इकाइयों से भाग देंगे तो हमें AP प्राप्त होगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेरिएबल प्रोपोर्शंस के नियम को समझने के लिए. ठीक है, तो AP कर्व आप बना लेंगे. TP कर्व को भी देख सकते हैं उसको बनाने के लिए. और टेबल हमने ये लेना ही है जहाँ पर TP को L से हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमें AP कर्व मिल जाएगा. ओके, अब जो नेक्स्ट आपका एनालिसिस है वो हम करेंगे अपना मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी हम ले लेते हैं. मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ड्यू टू द चेंज इन एम्प्लॉइंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. किसी भी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं. MP is an additional output attributed to an additional unit of the variable factor, other factors remaining constant. अब देखो, सरल रूप में कहूं, MP जो है सीमांत उत्पादन, वो कुल उत्पादकता में परिवर्तन का ही द्योतक है. कुल उत्पादकता में जितना परिवर्तन आएगा उसको डिवाइड करेंगे उत्पादन के साधन में परिवर्तन से, तो हमें MP प्राप्त होगा. तो MP क्या है?
ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है बच्चों, एपी नहीं होगा, ये एमपी होगा, ठीक है। एमपी क्या है? चेंज इन टीपीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर यूनिट्स, डेल्टा टीपीपी अपॉन डेल्टा एल, ठीक है। कुल उत्पादकता में परिवर्तन को अगर हम भाग देंगे परिवर्तनशील साधन में आने वाले परिवर्तन में, डेल्टा टीपीपी अपॉन डेल्टा एल विल गिव राइज टू एमपी, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में इसका टेबल देखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट हमें निकालना है, श्रम की इकाइयां ले ली, कुल उत्पादकता यहाँ ले ली, टीपी दिख रहा है आपको, एल दिख रहा है, श्रम की इकाइयां। अब देखो चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, टीपी में परिवर्तन को भाग देंगे श्रम में परिवर्तन से, शुरुआती इकाई पर 0 होगा, यहां पर क्या होगा 0 और 4 कितना का परिवर्तन आया? 4 का, और 0 और 1 में कितने का परिवर्तन आया? 1 का, तो 4/1 4, 4 और 10 में कितने का परिवर्तन आया? 6 इकाइयों का, और 1 से 2 में कितने का परिवर्तन आया? 1 का, तो 6/1। तो लेबर में तो एक का परिवर्तन आ रहा है, तो उसे तो हम डिवाइडेड बाय 1 चलेगा। कुल उत्पादकता में देखिए कितने का परिवर्तन आता है प्रत्येक इकाई पर। 10 से 18 में 8 का आया, 18 से 24 में 6 का आया, 24 से 28 में 4 का आया, 28 से 30 में 2 का आया, 30 से 30 में 0 का आया, 30 से 28 में -2 का आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीमांत उत्पादकता को ज्ञात किया। अब इसका डायग्रामेटिक एनालिसिस देख लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, एक्स अक्षांश पे श्रम की इकाइयां ली, वाई अक्षांश पर हमने सीमांत उत्पादकता को लिया। अब वही होगा, टेबल से देख करके हमें इसे ड्रॉ करना है। एमपी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, सीमांत उत्पादकता वक्र 0 या मूल बिंदु से शुरू होता है, इंक्रीजेस इनिशियली, शुरू में बढ़ता है, रीचेज अ मैक्सिमम, अपने अधिकतम पर पहुंचता है, और फिर गिरने लगता है और ऋणात्मक भी होता है। फाइनली क्या हो जाता है? ऋणात्मक। देखो एक्स अक्षांश के नीचे गया, एमपी ऋणात्मक हुआ। व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज 0, जब कुल उत्पादकता अधिकतम होता है सीमांत उत्पादकता 0 होती है, ठीक है। व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज 0। इसके रिलेशनशिप में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, तब आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि टीपी, एपी और एमपी की क्या रिलेशनशिप है इन डिफरेंट कर्व्स की, ओके। So this was all about the basic concepts related to total production, average production and marginal production.